और जुबान पर इंसाफ का जुनून। लोग कहते थे ये तो बिल्कुल फ़र्क नहीं करती, अमीर हो या गरीब, सबके लिए एक जैसी। एक दिन गांव में हंगामा मच गया। शहर के सबसे बड़े जमींदार ठाकुर बलवंत सिंह ने गांव की जमीन पर कब्जा करने की ठान ली। उस जमीन पर गांव वालों का स्कूल और मंदिर था। ठाकुर ने बुलडोजर बुलवा लिए और गांव वाले डर के मारे चुप। लेकिन राधिका साहिबा को खबर लगी। वह सीधे मौके पर पहुंची। ठाकुर ने हंसते हुए कहा, मैडम आप नई हैं, यहाँ की रीत समझ लीजिए। यह ज़मीन मेरी है, कागजात मेरे पास हैं। राधिका साहिबा ने शांत स्वर में जवाब दिया, ठाकुर साहब कागजात दिखाइए, लेकिन इंसाफ मेरी नज़र से होगा। राधिका ने सारे कागजात खंगाले। पता चला कि ठाकुर ने फर्जी दस्तावेज बनवाए थे। साहिबा ने न सिर्फ ज़मीन गांव वालों को वापस दिलवाई, बल्कि ठाकुर को जेल की हवा भी खिलवा दी। गांव वालों ने तालियां बजाईं और बच्चे चिल्लाए, कलेक्टर साहिबा जिंदाबाद। लेकिन राधिका का असली कमाल तब दिखा जब उन्होंने उस जमीन पर नया स्कूल और अस्पताल बनवाने का आदेश दिया। गांव की औरत उनके पास आकर बोली, साहिबा आप तो हमारी बहन जैसी हैं। राधिका मुस्कुराई और बोली, बस इंसाफ का फ़र्क नहीं होना चाहिए, बहन हो या भाई। तो कैसी लगी ये कहानी? सूरजपुर एक ऐसा गांव जहाँ खेतों की हरियाली और लोगों की सादगी थी, लेकिन साथ ही कुछ छुपे हुए राज भी। यहाँ नई कलेक्टर साहिबा अनन्या वर्मा की तैनाती हुई। अनन्या की खासियत थी उसकी बेबाकी, न सिफारिश से डरती थी न धमकियों से। उनकी आंखों में एक चमक थी और आवाज़ में ऐसा ठहराव कि लोग सुनते ही खामोश हो जाते। गांव में लोग फुसफुसाते थे, यह साहिबा तो बिल्कुल फ़र्क नहीं करती, चाहे कोई कितना भी बड़ा क्यों न हो। अनन्या ने ऑफिस ज्वाइन किया ही था कि एक अर्जी उनके टेबल पर आई। गांव की विधवा कमलाबाई ने शिकायत की कि उसकी ज़मीन पर गांव के सबसे ताकतवर व्यापारी रघु मालिक ने कब्जा कर लिया था और गांव के कई लोग उसकी ताकत से डरते थे। अनन्या ने फाइल पढ़ी और तुरंत कमलाबाई को बुलाया। भाई डरने की ज़रूरत नहीं, तुम्हारी ज़मीन तुम्हें वापस मिलेगी, अनन्या ने मुस्कुराते हुए कहा। कमलाबाई की आंखों में आंसू थे, लेकिन विश्वास भी जागा। साजिश का जाल। अनन्या ने तहसीलदार को बुलाया और ज़मीन के कागजात मांगे, लेकिन कागजात गायब थे। तहसीलदार, जो रघु मालिक का पुराना दोस्त था, बहाने बनाने लगा। अनन्या को शक हुआ। उन्होंने अपने पुराने दोस्त, एक ईमानदार पुलिस इंस्पेक्टर रवि शर्मा को फ़ोन किया और जांच शुरू करवाई। इधर रघु मालिक को खबर लगी कि नई कलेक्टर साहिबा उसके पीछे पड़ गई। उसने अपने गुंडों को बुलाया और कहा, इस साहिबा को सबक सिखाओ, गांव में कोई उसका साथ न दे, यह सुनिश्चित करो। रात को अंधेरे में कुछ गुंडों ने कलेक्टर साहिबा के बंगले के बाहर पत्थर फेंके और धमकी भरे पोस्टर चिपकाए, लेकिन अनन्या डरी नहीं। अगली सुबह गांव वालों को बुलाया और खुलकर कहा, मैं यहाँ इंसाफ के लिए हूँ, जो मेरे साथ खड़ा होगा उसे डरने की ज़रूरत नहीं। गाँव का अनन्या की बात सुनकर गांव के कुछ नौजवानों ने हिम्मत दिखाई। एक नौजवान श्याम, जो कमला बाई का भतीजा था, आगे आया। उसने बताया कि रघु मालिक ने न सिर्फ कमला बाई की ज़मीन हड़पी, बल्कि गांव के पानी के तालाब को भी जहरीला कर दिया।
था ताकि लोग विरोध न करें। अनन्या ने तुरंत पानी के सैंपल टेस्ट के लिए भेजे। रिपोर्ट आई, पानी में केमिकल मिलाए गए थे। अनन्या ने तुरंत रघु की फैक्ट्री पर छापा मरवाया। वहां से फर्जी कागजात और केमिकल के डिब्बे बरामद हुए, लेकिन रघु मालिक अभी भी नहीं माना। उसने अपने पैसे और रसूख का इस्तेमाल किया और जिला प्रशासन के कुछ अफसरों को खरीदने की कोशिश की। इंसाफ की जीत। अनन्या ने हार नहीं मानी। उन्होंने गांव की एक पंचायत बुलाई। सैकड़ों लोग जमा हुए। अनन्या ने माइक पकड़ा और बोली, यह गांव आपका है, आपकी ज़मीन, आपका पानी, आपका हक। अगर हम एकजुट हो जाएं तो कोई रघु मालिक हमें दबा नहीं सकता। उनकी बातों ने गांव वालों में जोश भर दिया। कमलाबाई, श्याम और बाकी गांव वालों ने मिलकर रघु के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अनन्या ने अपने कनेक्शन का इस्तेमाल किया और स्टेट गवर्नमेंट को सारी साजिश की जानकारी दी। रघु मालिक को न सिर्फ गिरफ्तार किया गया बल्कि उसकी फैक्ट्री सील कर दी गई। कमलाबाई को उसकी ज़मीन वापस मिली और तालाब को साफ करने का काम शुरू हुआ। पंचायत के आखिरी दिन जब अनन्या गांव से विदा ले रही थी, कमलाबाई ने उसकी साड़ी का पल्लू पकड़ा और बोली, आपने हमें सिर्फ ज़मीन नहीं, हमारी हिम्मत वापस दी। अनन्या ने मुस्कुराकर कहा, बाई, हिम्मत तुम में थी, मैंने तो उसे जगाया। नया सवेरा। कुछ महीने बाद सूरजपुर में एक नया स्कूल खुला जिसका नाम रखा गया अनन्या विद्या मंदिर। तालाब फिर से नीला हो गया और गांव पहले वालों अब बिना डर के खेतों में काम करते थे और गांव वाले अब बिना डर के खेतों में काम करते थे। अनन्या साहिबा की कहानी गांव-गांव में फैल गई और लोग कहते वो साहिबा थी जो बिल्कुल फर्क नहीं करती थी। यह कहानी पढ़ने या सुनने सूरजगढ़ एक छोटा सा गांव जहाँ खेतों की हरियाली थी लेकिन बुनियादी सुविधाओं का अभाव। बिजली आती जाती थी, पानी की किल्लत थी और स्कूल में छत टपकती थी। यहाँ की नई कलेक्टर साहिबा अनन्या वर्मा ने आते ही ठान लिया कि गांव को बदलना है। अनन्या की खासियत थी उनकी दूरदृष्टि और हिम्मत। लोग कहते साहिबा बिल्कुल फ़र्क नहीं करती, सबके लिए एक जैसे। एक दिन अनन्या ने गांव की पंचायत बुलाई। माइक पकड़कर उन्होंने ऐलान किया, मैं एक नई योजना ला रही हूँ, सूरजगढ़ संपूर्ण विकास योजना। इसके अतिरिक्त हर घर को बिजली, हर खेत को पानी और हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलेगी। गांव वालों ने तालियां बजाईं लेकिन कुछ लोग फुसफुसाए, ये तो बड़े लोगों के वादे हैं, कैसे होगा योजना का खाका। अनन्या ने योजना का खाका तैयार किया। पहला कदम था बिजली। गांव में बिजली की लाइन थी लेकिन ट्रांसफार्मर पुराना था और बिजली कंपनी के अफसर रिश्वत मांगते थे। अनन्या ने बिजली विभाग के बड़े अफसर को बुलाया और सख्त लहजे में कहा, 1 महीने में नया ट्रांसफार्मर लगे वरना मैं सीधे मिनिस्टर को रिपोर्ट करूंगी। अफसर डर गया और काम शुरू हो गया। दूसरा कदम था पानी। गांव का तालाब सूख चुका था और नलकूपों का पानी खा रहा था। अनन्या ने इंजीनियर की टीम बुलाई और एक नई नहर बनाने का प्रस्ताव रखा जो पास की नदी से पानी लाए, लेकिन यह मुश्किल आई। नहर के लिए ज़मीन चाहिए थी और वो ज़मीन गांव के सबसे बड़े ज़मींदार राय बहादुर के पास थी। राय बहादुर एक चालाक और रसूखदार आदमी था। उसने अनन्या से मिलने से इनकार कर दिया और अपने गुंडों को भेजकर गांव वालों को धमकाया, जो मेरे खिलाफ बोलेगा उसका खेत जला दूंगा। गांव वाले डर गए लेकिन अनन्या ने हार नहीं मानी। उन्होंने राय बहादुर के घर पहुंचकर सीधे बात की, आपकी ज़मीन का मुआवजा मिलेगा लेकिन गांव का भला ज़रूरी है, सहयोग कीजिए वरना कानून अपना काम करेगा। राय बहादुर हंसा बोला, साहिबा आप नई हैं, यह मेरी मर्जी चलती है। अनन्या मुस्कुराई और बोली, देखते हैं साहब। उन्होंने तुरंत ज़मीन के कागजात खंगाले। पता चला कि बहादुर ने सरकारी ज़मीन पर भी अवैध कब्जा किया था। अनन्या ने पुलिस और राजस्व विभाग को आदेश दिया कि कब्जा हटाया जाए।
गांव का जोश रहा। बहादुर ने देखा कि मामला गंभीर है। उसने गांव में अफवाह फैलाई कि अनन्या साहिबा गांव वालों का नुकसान करेगी। कुछ लोग डर गए, लेकिन गांव की एक युवा शिक्षिका सरिता ने अनन्या का साथ दिया। सरिता ने गांव की औरतों को इकट्ठा किया और कहा, साहिबा हमारे लिए लड़ रही हैं, हम उनके साथ खड़े होना चाहिए। अनन्या ने गांव वालों को योजना का पूरा ब्यौरा दिया। उन्होंने बताया कि नहर से न सिर्फ खेतों को पानी मिलेगा, बल्कि गांव में छोटे छोटे उद्योग भी शुरू होंगे, जिससे रोजगार बढ़ेगा। गांव के नौजवान, विशेषकर राजू जो एक बेरोजगार युवक था, अनन्या की बातों से प्रेरित हुआ। उसने गांव के लड़कों को इकट्ठा किया और उसकी समिति बनाई जो साहिबा की योजना में मदद करेगा। राय बहादुर ने आखिरी दांव खेला। उसने अपने एक मुर्गे मंगल को भेजा कि नहर के निर्माण स्थल पर तोड़ा फोड़ करे। एक रात मंगल और उसके साथियों ने साइड पर रखे सामान को आग लगा दी। गांव में हंगामा मच गया। अनन्या रात को ही मौके पर पहुंची। वहां राजू और कुछ नौजवानों ने मंगल को पकड़ लिया था। अनन्या ने मंगल से पूछताछ की। डर के मारे मंगल ने सब उगल दिया कि राय बहादुर ने उसे भेजा था। अनन्या ने तुरंत पुलिस को बुलाया और राय बहादुर को गिरफ्तार करवाया। कोर्ट में केस चला और राय बहादुर को सजा मिली। उसकी अवैध जमीन भी सरकार ने जब्त कर ली। कुछ महीने बाद सूरजगढ़ संपूर्ण विकास योजना थी। काशीपुर एक छोटा सा गांव जहां प्राचीन मंदिरों की छाया और खेतों की हरियाली थी, लेकिन पिछले कुछ महीनों से गांव में एक अजीब सन्नाटा था। रात को जंगल से अजीब आवाजें आती और गांव के लोग कुछ रहस्यमयी ढंग से गायब हो रहे थे। लोग फुसफुसाते, यह लोग राक्षस का काम है। एक नई कलेक्टर साहिबा माया दीक्षिता की तैनाती हुई। माया एक तेज तर्रार IAS ऑफिसर थी, जिनकी आंखों में सच्चाई का जुनून और दिल में इंसाफ का जज्बा था। लोग कहते थे, साहिबा बिल्कुल फर्क नहीं करती, क्या कोई कितना बड़ा हो। माया ने एक नई योजना शुरू की थी, काशीपुर पुनर्जन्म योजना, जिसके तहत गांव में बिजली, पानी और शिक्षा की व्यवस्था को तंदुरुस्त करना था। लेकिन उसकी योजना को लागू करने से पहले ही गांव कई रहस्य सामने आ गए। एक रात माया को चिट्ठी मिली, लाल स्याही से लिखी। उसमें सिर्फ एक श्लोक था, कलयुग का अंत निकट है, रक्त से रक्त का हिसाब होगा। चिट्ठी के नीचे एक प्रतीक था, एक त्रिशूल जिसके चारों ओर सांप लिपटा था। माया को लगा यह कुछ साधारण धमकी नहीं। माया ने तुरंत गांव के थानेदार इंस्पेक्टर रघुवीर को बुलाया। रघुवीर एक अनुभवी पुलिस वाला था, लेकिन वो भी गांव की अफवाहों से डरता था। उसने बताया कि पिछले 3 महीने में 5 लोग गायब हुए हैं, सबके सब जंगल के पास से। हर बार घटना स्थल पर वही त्रिशूल का निशान मिलता था। माया ने खुद जंगल का दौरा किया। वहाँ एक पुराना जीर्ण शीर्ण मंदिर था जो काली माँ का था। मंदिर के पुजारी बाबा विशाल दास एक रहस्यमय व्यक्ति थे। वो बोले, साहिब, ये काशीपुर का श्राप है, कोई प्राचीन शक्ति जाग रही है। माया को बाबा की बातों पर कुछ छुपा हुआ लगा। उन्होंने अपने पुराने दोस्त फॉरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर अखिल को बुलाया, जो दिल्ली में CBI के साथ काम कर चुके थे। अखिल ने घटनास्थल की जांच की। उसे मंदिर के पास खून के निशान मिले जो इंसानी थे, लेकिन साथ ही कुछ अजीब रसायन भी। अखिल ने कहा, माया यह कोई साधारण अपराधी नहीं है, कोई ऐसा शख्स है जो माइथोलॉजी और साइंस का खतरनाक मिश्रण इस्तेमाल कर रहा है।
माया ने अपनी योजना के तहत गांव में एक नई टास्क फोर्स बनाई जिसमें रघुवीर, अखिल और गांव के एक युवा पत्रकार रिया शामिल थे। रिया ने बताया कि गांव के कुछ रसूखदार लोग, खासकर जमींदार ठाकुर वीरेंद्र, इस योजना के खिलाफ थे। ठाकुर का कहना था कि नई नहर और बिजली प्रोजेक्ट से उनकी जमीन प्रभावित होगी। एक रात जब माया और रिया जंगल में सबूत ढूंढ रहे थे, उन पर हमला हुआ। काले कपड़ों में कुछ लोग थे जिनके चेहरे पर त्रिशूल का निशान बना था। माया ने अपनी ट्रेनिंग का इस्तेमाल कर हमलावरों को भगाया, लेकिन एक हमलावर का मास्क गिर गया। वो गांव का ही एक नौजवान मंगल था। पूछताछ में मंगल ने कबूल किया कि उसे ठाकुर वीरेंद्र ने भेजा था, लेकिन उसने यह भी कहा ठाकुर साहब भी किसी के इशारे पर काम कर रहे हैं, वो राक्षस को मानते हैं। माया को शक हुआ कि राक्षस कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि कोई ऐसा शख्स है जो गांव वालों के डर का फायदा उठा रहा है। अखिल ने खून के सैंपल की जांच की और पाया कि उसमें एक रेयर केमिकल था जो ट्रांस के डालने के लिए इस्तेमाल होता है। इससे साफ था कि गायब हुए लोग पहले बेहोश किए गए थे। माया ने बाबा विशाल दास से दोबारा पूछताछ की। बाबा ने टाल मटोल की, लेकिन माया ने दबाव डाला। आखिरकार बाबा ने बताया, गांव में एक गुप्त सभा होती है जो काली की सेना कहलाती है। यह लोग मानते थे कि कलयुग का अंत करने के लिए रक्त बलि चाहिए। माया को शक हुआ कि ठाकुर और बाबा मिले हुए हैं, लेकिन तभी एक बड़ा ट्विस्ट आया। रिया ने माया को एक पुराना दस्तावेज दिखाया जो गांव के मंदिर के रजिस्टर में मिला था। उसमें लिखा था कि ठाकुर वीरेंद्र का परिवार कई पीढ़ियों से मंदिर की जमीन पर अवैध कब्जा किए हुआ था। माया की नई योजना से उसकी यह जमीन खतरे में थी। माया ने ठाकुर को पंचायत में बुलाया। गांव वालों के सामने उन्होंने दस्तावेज दिखाए और ठाकुर को बेनकाब किया, लेकिन ठाकुर ने हंसते हुए कहा, साहिबा तुम बहुत देर कर चुके, राक्षस का खेल शुरू हो चुका है। उसी रात जंगल में आग लग गई और माया उसकी टीम पहुंची तो देखा कि मंदिर में एक अजीब सी रस्म चल रही थी। बाबा विशाल दास और ठाकुर वहां थे और उनके सामने एक गायब हुआ गांव का बंधा हुआ गांव वाला बंधा हुआ था। माया ने पुलिस के साथ मिलकर रस्म को रोका। अखिल ने खेल के सामान की जांच की तो पाया कि वह एक खास तरह का ड्रग इस्तेमाल करके लोगों को ट्रांस में डालता था ताकि वो राक्षस की कहानी पर यकीन करें। ठाकुर और बाबा ने मिलकर गांव की जमीन हड़पने और माया की रोजगार के लिए साजिश रची थी। ठाकुर और बाबा गिरफ्तार कर लिया गया। माया ने अपनी योजना को तेजी से लागू किया। लोगों का माधवपुर एक प्राचीन गांव जो अपनी पुरानी हवेलियों और काली माँ के मंदिर के लिए जाना जाता था। गांव की गलियों में एक अजीब सी खामोशी थी। लोग फुसफुसाते थे कि रात को मंदिर के पास एक सफ़ेद साड़ी वाली औरत दिखती है जो गायब हो चुके लोगों को रास्ता दिखाती है। गांव वाले उसे भली आत्मा कहते थे क्योंकि जिन्हें वो मिलती थी उनकी ज़िंदगी बदल जाती थी। लेकिन कुछ लोग डरते थे, कहते यह कोई श्राप है। यहाँ नई कलेक्टर साहिबा नंदिनी शर्मा की तैनाती हुई। नंदिनी एक तेज तर्रार IAS ऑफिसर थी जिनकी आंखों में
एक रात नंदिनी को उनके बगल में एक पुरानी डायरी मिली। उसमें लाल स्याही से लिखा था, जो भला करेगा उसे रास्ता मिलेगा, जो अंधेरा फैलाएगा वो अंधेरे में खो जाएगा। पन्ने के बीच में एक तस्वीर थी, एक सफ़ेद साड़ी वाली औरत की, जिसके चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान थी। नंदिनी ने गांव के बुजुर्ग पंडित रामलाल से डायरी के बारे में पूछा। पंडित ने बताया, 100 साल पहले गांव में एक औरत थी, सावित्री, जो गरीबों की मदद करती थी। उसने गांव के जमींदार रघुनाथ सिंह के खिलाफ आवाज़ उठाई, जो गांव की जमीन हड़प रहा था। रघुनाथ ने सावित्री को जंगल में मरवा दिया, लेकिन उसकी आत्मा की रक्षा करती रही, लेकिन उसकी आत्मा गांव की रक्षा करते हुए। लोग मानते थे कि सावित्री की आत्मा आज भी भटकती है, और जो लोग सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं उन्हें वो रास्ता दिखाती है। नंदिनी को यह कहानी अंधविश्वास लगी, लेकिन उसकी योजना को लागू करने में रुकावटें शुरू हो गईं। गांव के नए जमींदार विक्रम सिंह ने नहर और स्कूल प्रोजेक्ट का विरोध शुरू किया। उसने गांव वालों को नंदिनी ने अपने पुराने दोस्त नंदिनी ने गांव की एक युवा पत्रकार काव्या को अपनी टीम में बहन जो सेम स्टोरी रिपीट कर रहा है। नंदनपुर एक ऐसा गांव जहाँ घने जंगल और प्राचीन खंडरों का साया था। गांव के पास एक पुरानी हवेली थी, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। कहते थे कि वहाँ की एक आत्मा भटकती है, जो रात को दिखाई देती है और गांव वालों की मदद करती है। कोई बीमार पड़ता तो उसके दरवाजे पर दवाइयाँ मिलती, कोई मुसीबत में होता तो रास्ता साफ हो जाता। लोग उस आत्मा को सुरक्षी माई कहते थे। नंदनपुर में नई कलेक्टर साहिबा इस्ता ठाकुर की तैनाती हुई। ऐसा एक बुद्धिमान और निर्दयी ऑफिसर थी, जिनकी मुस्कान में गर्मी और आंखों में सच्चाई थी। गांव वालों ने कहा, साहिबा आप बिल्कुल फर्क नहीं करती जैसे सुरक्षी माई। ईसा ने एक नई योजना शुरू की। नंदनपुर बिल्कुल स्टोरी बिल्कुल स्टोरी घर के सामने आ जाया करो, लाजमी होती में पर्दा करो। सांबली सी सूरत
रुद्रनगर एक छोटा सा गांव जहां घने बांस के जंगल और एक प्राचीन गुफा की कहानियां थीं। गांव वाले गांव वाले गुफा को नाग गुफा कहते थे क्योंकि वहाँ एक रहस्यमय शक्ति थी जो ज़रूरतमंदों की मदद करती थी। कोई भूखा होता तो उसके घर अनाज पहुंचा जाता, कोई मुसीबत में होता तो उसका रास्ता साफ हो जाता। गांव वाले इसे नाग बाबा की कृपा मानते थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि यह शक्ति क्या है। रुद्रनगर में एक नया प्रकाशीय प्रोजेक्ट शुरू हुआ, रुद्रनगर हरित क्रांति योजना, जिसके तहत गांव में सोलर पंप, बायोगैस प्लांट। लेकिन योजना शुरू होती ही अजीब घटनाएं होने लगी। सूर्यकांत को एक रात उनके दफ्तर में एक चिट्ठी मिली, हरी स्याही से लिखी। उसमें एक श्लोक था, सत्य की जड़ अंधेरे को काटेगी, नाग की शक्ति अधर्म को मिटाएगी। चिट्ठी के नीचे एक निशान था, एक नाग जिसके फन पर सूरज की आकृति। सूर्यकांत को लगा यह कोई मजाक नहीं। सूर्यकांत ने गांव के थानेदार इंस्पेक्टर किशन यादव से बात की। किशन ने बताया कि पिछले कुछ हफ्तों में 4 लोग गायब हुए हैं, सबके सब नाग गुफा के पास से। हर बार वहाँ एक सूरज का निशान और कुछ हरी पत्तियाँ मिलती थी। गांव वाले डर के मारे गुफा से दूर रहते थे। सूर्यकांत ने अपनी पुरानी दोस्त फॉरेंसिक एक्सपर्ट मेघा को बुलाया। मेघा ने गुफा की जांच शुरू की। और पाया कि मिट्टी में एक रेयर हर्बल मिश्रण था जो लोगों को बेहोश कर सकता था। मेघा ने कहा सूर्य ये कोई अलौकिक शक्ति नहीं, कोई इंसान है जो नाग बाबा की कहानी का फायदा उठा रहा है। सूर्यकांत को शक हुआ कि कोई उनकी योजना को रोकने की साजिश रच रहा है। गांव के सबसे बड़े बिजनेसमैन रवि अग्रवाल ने प्रोजेक्ट का विरोध शुरू किया। रवि का कहना था कि बायोगैस प्लांट से उसकी डेयरी फार्म प्रभावित होगा। सूर्यकांत ने एक टास्क फोर्स बनाई जिसमें किशन, मेघा और गांव की एक युवा पर्यावरण कार्यकर्ता तारा शामिल थे। तारा ने बताया कि गायब हुए लोग रवि की डेयरी फार्म में काम करते थे। उसने यह भी कहा कि रात को फार्म के पास अजीब सी रोशनी दिखती है। सूर्यकांत और मेघा ने फार्म पर छापा मारा तो वहाँ अवैध केमिकल मिले जो जानवरों के दूध को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होते थे। लेकिन तभी एक ट्विस्ट आया। फार्म के मैनेजर ने कबूल किया कि केमिकल रवि के आदेश पर मंगवाए गए, लेकिन उसने यह भी कहा रवि साहब किसी नाग के रक्षक के लिए काम करते हैं। सूर्यकांत को लगा कि रवि अकेला नहीं है। एक रात सूर्यकांत गुफा के पास गए। वहाँ उन्हें एक काले कपड़े में लिपटा हुआ एक शख्स दिखा जिसके हाथ में सूरज का लॉकेट था। सूर्यकांत ने पीछा किया, लेकिन वह शख्स जंगल में गायब हो गया। अगली सुबह गुफा के पास एक गायब हुआ गांव वाला गोपाल मिला। वो जिंदा था लेकिन डरा हुआ। उसके पास एक चिट्ठी थी, धोखे का अंत होगा। मेघा ने गोपाल के कपड़ों की जांच की। उनमें वही हर्बल मिश्रण था जो फार्म में मिला। सूर्यकांत ने गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बाबा हरदास से बात की। बाबा ने बताया कि नाग बाबा एक साधु थे जिन्होंने 100 साल पहले गांव को बाढ़ से बचाया था, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद कुछ लोग उनकी कहानी का गलत इस्तेमाल करने लगे। बाबा ने कहा नाग बाबा की शक्ति भलाई में थी, न कि डर फैलाने में। सूर्यकांत को शक हुआ कि कोई नाग बाबा की कहानी का इस्तेमाल कर गांव वालों को डरा रहा है। उन्होंने गुफा के पास गुप्त कैमरे लगाए। रास्ते को कैमरे में एक शख्स दिखा। रात को कैमरे में एक शख्स दिखा जो गांव का एक हर्बल दवा बेचने वाला श्याम था। श्याम रात को गुफा के पास जाता और ज़रूरतमंदों के लिए दवाइयाँ छोड़ता, लेकिन गायब होने की घटना उससे काम से जुड़ी नहीं थी। सूर्यकांत ने रवि को पंचायत में बुलाया और फार्म के सबूत दिखाए। रवि घबरा गया और कबूल किया कि उसने गांव वालों को डराने के लिए केमिकल का इस्तेमाल किया ताकि सूर्यकांत की योजना रुक जाए। लेकिन उसने कहा
मैंने यह सब ताकतवर शख्स के कहने पर किया, जो खुद को नागबाबा का शिष्य कहता है। सूर्यकांत और किशन ने जंगल में गुप्त ठिकाने की तलाशी ली, जहां उन्हें एक शख्स मिला, विमल मिला। विमल वहाँ का एक रिटायर्ड साइंटिस्ट था, जो पर्यावरण को नुकसान पहुँचाने वाले को सजा देने के लिए नागबाबा की कहानी का इस्तेमाल कर रहा था। उसने हर्बल मिश्रण बनाया जो लोगों को बेहोश करता था और उन्हें जंगल में छुपाकर रवि पर शक डाल रहा था। विमल का मकसद गांव को रवि के अवैध कारोबार से बचाना था। सूर्यकांत ने विमल और रवि को गिरफ्तार करवाया। रवि का डेयरी फार्म सील हो गया, अवैध केमिकल का भंडाफोड़ हुआ। विमल को हल्की सजा मिली क्योंकि उसका इरादा गांव की भलाई था। सूर्यकांत की रुद्रनगर हरित क्रांति योजना ने रंग दिखाया। सोलर पंप